वेलकम बैक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, एग्जेम्पशन। अब देखिए, एग्जेम्पशन कम्स फ्रॉम सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट और ये गवर्नमेंट को पावर देता है। गवर्नमेंट कैन नोटिफाई goods or services which will be exempt from GST and it is based on the recommendation of GST Council. दो तरह के exemption हो सकते हैं, general exemption and special exemption. General exemption is by way of a notification which is available in public domain और वही हम पढ़ते हैं. Special exemption is by an order in exceptional circumstances और जिसके पास ये order रहता है उसी को ये exemption मिलता है. Then we learn about क्लैरिफिकेशन. क्या क्लैरिफिकेशन इंसर्ट कर सकता है गवर्नमेंट? हाँ, अगर क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन 1 ईयर में इंसर्ट करता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन, देन इट कैन हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इफ इट इज गिवन आफ्टर 1 ईयर, देन इट विल हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. देन एनी एग्जेम्पशन विच इज अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट, कोई कंडीशन नहीं है, which is also called as absolute exemption, then in that case it is mandatory to follow it. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे exemption नहीं चाहिए. बट सर, कोई क्यों कहेगा कि exemption नहीं चाहिए? देखिए, exemption का भी एक डिसएडवांटेज होता है. अगर आपका आउटपुट exempt है तो what will be the problem? The problem will be जो भी आपने परचेजेस किया है उसका ITC आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके आउटपुट पे GST नहीं लगता है. वहीं जब आपका आउटपुट टैक्सेबल होगा तो आपको ITC मिल जाएगा. सो वन डिसएडवांटेज इज ITC नहीं मिलता है, एंड बिकॉज ITC इज नॉट अवेलेबल, टैक्स पेड ऑन परचेज बिकम्स अ cost. So that's one big disadvantage if your output is exempt. Then let's move forward in the list of exemption. हम सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. हाँ, कुछ आपने जैसे पढ़ा है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी एंट्रीज एज पॉसिबल. अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग. इफ दिस सर्कल contains all the possible services which you can think of, तो याद रखना हम लोग यह पढ़ रहे हैं, that is exemption. That means जो भी चीज आपने exemption में नहीं पढ़ा, that will be taxable. So remember this very important thing, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कोई नया एंट्री आ जाता है या कोई नया सर्विस आ जाता है, तो you need to be able to handle it that it will be taxable. As you have not read it in the exemption, it will be taxable. ठीक है. Let's talk about renting of immovable property. अब renting of immovable property, पहला exemption है vacant land for agriculture. Now if you give a vacant land for agriculture, then it will enjoy an exemption. Agriculture क्या होता है सर? Cultivation of land and rearing of all forms of animals except horses, because a person who can take care of horses can also take care of GST. So government does not give the benefit of a place rented for keeping horses. उसको बोलते हैं stud farm where horses are kept. उसको अगर आप रेंट पे दोगे, that will be liable to GST. The second one is residential dwelling for use as residence. आपने एक घर दिया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और रेसिडेंस रहने के लिए आपने वो घर दिया है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा. फिर एड हुआ इसमें एक्सेप्ट व्हेन गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. मतलब अगर यही घर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तब GST लग जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. पर जैसे ही ये पॉइंट आया ना ट्विटर पे,
सोल प्रोप्राइटर्स स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग, क्योंकि देखो अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, अब मैंने मेरे फैमिली के रहने के लिए एक घर लिया है रेंट पे, तो क्या मुझे टैक्स भरना पड़ेगा? फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया दैट इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ सोल प्रोप्राइटर and if he is using his personal capacity and there is personal use, employees के लिए नहीं, personal use, then in that case it will be exempt. तो आज अगर सोल प्रोप्राइटर रेंट पे लेता है तो इन दैट केस जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल. अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, इसीलिए हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में. देखिए अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, डजेंट मैटर वेदर रेसिडेंस के लिए दे रहे हो या कमर्शियल यूज़ के लिए दे रहे हो. बट अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल यूज़ के लिए दोगे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज़, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज़ अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम, क्योंकि आप आरसीएम वीडियो में ये भी देखोगे कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब आपको ये जीएसटी पे करना पड़ेगा. अब अगर ये रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दोगे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल यूज़, अगर यूआरपी को दोगे तब तो एग्जेम्प्ट है, अगर आरपी को दोगे तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम. बट अगर सोल प्रोप्राइटर को दोगे फॉर हिज पर्सनल यूज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, देन इन दैट केस इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन. अच्छा सा एक 5 मार्क क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस पे बना सकता है. So be very careful on renting of immobile property. And what about sir, a property given on rent to a education institute, property given on rent to a charitable trust, property given on rent for making temple premise, property given on rent for orphan children being kept, property given for COVID patients treatment on rent, property given on rent, ये सारे टैक्सेबल हो जाएंगे. डोंट गो बाय फीलिंग्स, याद रखना खाली ये 2 ही एग्जेम्प्ट है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज टैक्सेबल. ठीक है. अब सेकेंड सेक्टर, हायरिंग ऑफ व्हीकल. ना हायरिंग ऑफ व्हीकल में ना देखिए, नॉर्मली अगर कोई भी व्हीकल या गुड्स आप हायर पे लेते सब टैक्सेबल है, बट कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है. अगर एक बस आपने हायर पे दिया टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, दैट मीन्स व्हीकल विच कैन कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स गिवन टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, देन इट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. अगर जेके शाह क्लासेस को दोगे तो टैक्सेबल. फिर गुड्स व्हीकल अगर आप देते हो टू अ जीटीए, देन दैट ऑल्सो एंजॉयज अ एग्जेम्पशन, और किसी को देते हो तो then it will be taxable. फिर electric bus given to local authority, this will also enjoy a exemption. and last एक एंट्री है जो आपने एजुकेशन एंट्री के साथ पढ़ा होगा कि अगर एक व्हीकल है, से सपोज स्कूल बस में हायर पे देता हूँ टू अ पर्सन, से सपोज ड्राइवर, who is providing service to a school for transportation of student, staff, faculty, then ये जो हायरिंग है ना ये एग्जेम्प्ट रहेगा. और एजुकेशन एंट्री में आप देखोगे कि ये भी एग्जेम्प्ट है, बट दिस वी विल सी इन सम टाइम. ये एजुकेशन एंट्री में एग्जेम्प्ट है और ये यहाँ हायरिंग ऑफ व्हीकल में एग्जेम्प्ट है. ठीक है. देन दी थर्ड वन इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. देखिए आपको इतना तो पता ही है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोगे तो इट विल बी टैक्सेबल. कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदोगे तो दिस इज कवर्ड बाय नेगेटिव लिस्ट. इतना तो आप लोग को पता ही है. अब इस टैक्सेबल में भी ना
तीन सर्विसेज हैं विच एंजॉय अ एग्जेम्पशन। ऐसे कौन से तीन सर्विसेज है जो एग्जेम्प्ट है सर? फर्स्ट वन इज प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल enjoys a exemption। और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर, यू आर बेसिकली नॉट सप्लाइंग एनी गुड्स, इट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू आर प्रोवाइडिंग लेबर और कंस्ट्रक्शन सर्विस। देन ये इतना वाइड है कि इसमें रिपेयर, रेनोवेशन, ओरिजिनल वर्क, मेंटेनेंस, ऑल्ट्रेशन सब कवर हो जाता है। दूसरा एंट्री भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है एंड दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट एक्सेप्ट एज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एक्सेप्ट एज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मतलब बंगलो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि फ्लैट्स वगैरह पे तो जीएसटी लगेगा। फ्लैट्स आर बिल्ड बाय बिग बिल्डर्स, आर दे केपेबल ऑफ कलेक्टिंग जीएसटी? यस। इंडिविजुअल हाउसेस वालों को अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। डोंट थिंक अबाउट दिस फ्रॉम अ अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम अ रूरल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ इंडिविजुअल हाउसेस रहते हैं वो सारे इंडिविजुअल हाउसेस construction related service will be exempt, but it has to be a pure labor contract. It should not involve supply of any goods along with labor। अब ये ना खाली ओरिजिनल वर्क्स कवर करता है, रिपेयर, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन वगैरह इसमें कवर नहीं होता है। The last one is creating infrastructure for electricity to reach farmland। मतलब इलेक्ट्रिक पोल बनवाना, वायर्स लगवाना बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ताकि फार्मर के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके और वो इरिगेशन अच्छे से कर सके। ठीक है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज गवर्नमेंट। देखिए ध्यान से समझते हैं, गवर्नमेंट के ना दो लिम्ब हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। क्या लगता है आपको नॉर्मली कौन सा एग्जेम्प्ट होगा? एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट इज जनरली एग्जेम्प्ट, बट एनी सर्विस टू गवर्नमेंट इज जनरली, देयर कैन बी एक्सेप्शंस, टैक्सेबल। क्योंकि टू गवर्नमेंट जब भी आप सर्विस गवर्नमेंट को देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे या स्टेट गवर्नमेंट को दोगे? अगर पर टैक्स का पैसा दोनों को मिलेगा, सेंटर एंड स्टेट। तो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द लॉजिक इज व्हाई शुड स्टेट लूज टैक्स? एंड जब आप स्टेट को कोई सर्विस दे रहे हो, व्हाई शुड सेंटर लूज टैक्स? सो टू गवर्नमेंट इज जनरली टैक्सेबल, बाय गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी बैड विद कंप्लाइंग विद द लॉ। उनको अगर आप बोलोगे जीएसटी कलेक्ट करके पे करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्राइंग टू कैच इट्स ओन डिपार्टमेंट इज मच मोर डिफिकल्ट। तो इसीलिए बाय गवर्नमेंट इज जनरली एग्जेम्प्ट। बट यहाँ चार लिम्ब्स है, चार सर्विसेज है जिस पे जीएसटी लगता है। कौन से चार सर? फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवेज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज भी फॉरवर्ड चार्ज में पे करता है सर? हाँ, इंडियन रेलवेज भी फॉरवर्ड चार्ज में पे करता है। देन सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। क्योंकि ये सब में ना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन है, सो गवर्नमेंट है सेट, अगर प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लग रहा है तो पब्लिक सेक्टर पे भी टैक्स लगना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर गवर्नमेंट यू शुड नॉट एंजॉय अ एग्जेम्पशन। देन थर्ड वन इज सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट। मतलब प्राइवेट एयरपोर्ट्स पे जीएसटी लगता है तो गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स पे भी जीएसटी लगेगा। एंड फिर फोर्थ लिम्ब है एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, and this is other than 1 2 3, any service to business entity that is other than 1 2 3। अब जब भी कोई सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया जाएगा, then in that case it will be taxable। जैसे कि मुंबई पुलिस
providing service to Reliance Industries. Mumbai Police is the supplier, Reliance Industries is the recipient. Mumbai Police will charge Reliance Industries. तो who will pay the tax? गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्सेबल हो जाएगा because Reliance Industries is a business entity. This will be taxable under RCM. Reliance Industries will have to pay the tax under RCM. अभी ये तो RCM में हो गया. What about first three limbs? First three limbs are taxable under forward charge. Sir, what if Mumbai Police is providing services to all of us? तब वो एग्जाम्प्ट होगा बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अदर देन बिजनेस एंटिटी. आप लोग तो इसमें ही फॉलो जाओगे क्योंकि ये लास्ट वाला एनी सर्विस बहुत वाइड है. बट एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, ऐसे नहीं है. एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी. बाकी अदर देन बिजनेस एंटिटी को दोगे तो एग्जेम्प्ट. सर अगर आपको ये सर्विस दिया जाए तो बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए. एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इज़ अ बिजनेस एंटिटी. तो मतलब अगर मेरे को भी सर्विस देंगे तो टैक्सेबल अंडर RCM. बट एक प्रॉब्लम आ रहा था, ये एनी टू बिजनेस एंटिटी है पर फिर भी तो बहुत वाइड है बिकॉज एनी लिखा हुआ है. तो ये एनी का इफेक्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विथ वेरियस एग्जेम्पशंस ताकि छोटे मोटे सर्विसेज को एग्जेम्पशन मिल जाए. जैसे कि अगर एक सोल प्रोपराइटर पासपोर्ट बनवाता है तो देखो सोल प्रोपराइटर बिजनेस एंटिटी है, क्या उस पासपोर्ट पे वो RCM पे करेगा? नहीं सर, छोटा मोटा सर्विस पे थोड़े गवर्नमेंट को टैक्स करना है. इसीलिए गवर्नमेंट वापस एक लिस्ट लेके आया. सर अगर हम लोग पासपोर्ट लेंगे तो आप लोग अगर पासपोर्ट लोगे तो यहाँ ही आ जाएगा जनरली एग्जेम्प्ट वाले में, क्योंकि आप लोग तो अदर देन बिजनेस एंटिटी हो. अदर देन बिजनेस एंटिटी के लिए खाली फर्स्ट 3 लिम्स टैक्सेबल है, ये 1, ये 2, ये 3. बाकी कुछ भी अगर आप लेते हो तो एग्जेम्प्ट है. फिर गवर्नमेंट ने कहा वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, फिर वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, वन लोकल अथॉरिटी टू अनदर लोकल अथॉरिटी. बट ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ, दिस डज नॉट अप्लाई टू फर्स्ट 3 लिम्स. फर्स्ट 3 लिम्स क्योंकि ये तो आया ही था इसीलिए, क्योंकि यहाँ एनी लिखा हुआ था. फिर एनी सर्विस अप टू 5000. क्या ये 5000 लिमिट आप फर्स्ट 3 लिम्स के लिए देखोगे? नहीं. इफ बिजनेस एंटिटीज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इज बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट, अगर लास्ट ईयर टर्नओवर आपका बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो भी आपको इसमें RCM में पे नहीं करना है. फिर इंडिविजुअल फार्मर्स को जो लैंड एलोकेशन होता है उसके लिए भी एग्जेम्पशन दिया है, बट इंडिविजुअल फार्मर्स. फिर रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ टेस्टिंग फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी वगैरह के लिए ना, ये सब टेस्टिंग होता है. तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगा सर? हाँ, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ. देन फाइन्स एंड पेनल्टीज पे भी GST नहीं लगता है. इट इज़ नॉट अ सप्लाई एट ऑल. कोई लॉ तोड़ने के लिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए अगर कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस या फाइन या पेनल्टी लग रहा है तो उस पर भी GST नहीं लगेगा. फिर लॉन्ग टर्म लीज. देखिए लॉन्ग टर्म लीज में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी फॉर 30 years और मोर, एंड इट शुड बी गिवन फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट और फॉर फाइनेंस बिजनेस. देन स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दे सकता है, या एनी एंटिटी वेयर गवर्नमेंट इज ओनिंग 20% और मोर. और याद रखना ये एग्जेम्पशन सिर्फ मिलेगा अपफ्रंट अमाउंट के लिए. लीज रेंटल्स आर टैक्सेबल, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म लीज गवर्नमेंट देता है ना, तो एक हैवी या ज़्यादा अपफ्रंट अमाउंट चार्ज होता है. दैट अपफ्रंट अमाउंट विल बी लायबल टू GST. ठीक है. देन ERCC,
एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ये लोग कौन होते हैं सर? देखिए, जब गवर्नमेंट कोई लैंड माइनिंग के लिए देता है तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला रॉयल्टी पे करेगा, जितना भी आउटपुट निकल रहा है उसका रॉयल्टी पे करेगा। पर ये माइनिंग लीज होल्डर्स क्या करते हैं पता है? ये लोग कम रॉयल्टी दिखाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट तंग आ जाता है, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट ब्रॉट इन ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ये लोग क्या करते हैं? रॉयल्टी कलेक्ट करते हैं, और ये लोग का बिडिंग होता है। तो कोई जो हाईएस्ट बिड करेगा और गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा गारंटी देगा कि गवर्नमेंट मैं इतना रॉयल्टी तो आपको लाके दूंगा ही, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो ERCC क्या करता है? माइनिंग लीज होल्डर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। तो जब ये माइनिंग लीज होल्डर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, द क्वेश्चन इज whether ERCC will be liable to pay GST under RCM, क्योंकि गवर्नमेंट has provided a service of allowing this person to collect royalty, और उसके लिए ही वो रॉयल्टी पे कर रहा है। तो क्या ERCC को रॉयल्टी पे GST देना है? गवर्नमेंट ने कहा है टू द एक्सटेंट माइनिंग लीज होल्डर इज पेइंग GST ऑन रॉयल्टी, टू द एक्सटेंट माइनिंग लीज होल्डर इज पेइंग GST ऑन रॉयल्टी, ERCC will enjoy an exemption। तो अगर माइनिंग लीज होल्डर 10 लाख रुपीज़ पे GST भर रहा है, वो 10 लाख रुपीज़ पे ऑलरेडी GST भर रहा है, तो वो 10 लाख रुपीज़ पे अगर भर रहा है, तो अगर ERCC को क्या 10 लाख रुपीज़ तक भरना है? नहीं, क्योंकि डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। दैट्स वाई एन एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर ERCC टू द एक्सटेंट GST is paid by mining lease holder। अगर ये 8 लाख पे भर रहा है और यहाँ 10 लाख है, तो 8 लाख तक का एग्जेम्प्ट मिलेगा, और 2 लाख पे ERCC will have to pay tax under RCM। So ERCC, excess royalty collection contractor, enjoys an exemption up to the minerals dispatched by mining lease holder। ठीक है सर। फिर नेशनल परमिट जो मिलता है उस पर भी GST नहीं लगता है फॉर गुड्स कैरेज। देन यू हैव मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस विच इज पेड टू फॉर क्लियरिंग गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो। जब आपको नॉन वर्किंग आवर्स में क्लियर करना है ना, तो आपको ये मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इन मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पे भी GST लगता है? नहीं, देयर इज नो GST एप्लीकेबल ऑन दिस मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। देन ये तो बात हो गई बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। सर सब सर्विस टैक्सेबल है? हाँ, सब सर्विस टैक्सेबल है एक्सेप्ट फॉर वन, where book post, ordinary post, envelopes weighing less than 10 grams। तो 10 ग्राम से कम है इनलैंड लेटर वगैरह, तो 10 ग्राम से कम वाले लेटर्स एंजॉय एग्जेम्पशन। ये तो बात हो गया बाई का। 2 इज टैक्सेबल, बट 2 में भी थोड़े एग्जेम्पशंस मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। where it is related to 243G 243W function which is to be performed by पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, जैसे कि रिपेयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, मेंटेनेंस ऑफ फुटपाथ्स, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, गार्डन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो 243G 243W का अगर सर्विस रहेगा और गवर्नमेंट किसी और से ये सर्विस ले रहा है, मतलब रिपेयर ऑफ स्ट्रीट लाइट उनको करना है, पर वो लोग किसी प्राइवेट वाले को एंगेज करते कि आप हमको ये प्रोवाइड करो, देन इन दैट केस अगर प्योर सर्विस होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा। प्लस कॉम्पोजिट सप्लाई, मतलब थोड़ा गुड्स भी रहेगा तो चलेगा, बट गुड्स एलिमेंट शुड नॉट एक्सीड 25%। कैन आई से मेजरली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो एंजॉय अ एग्जेम्पशन। ठीक है। देन फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप राशन शॉप्स जो मार्जिन या कमीशन अर्न करते हैं गवर्नमेंट से बाय सेलिंग केरोसिन, राइस एक्सेट्रा एट लोअर प्राइजेस,
उस पर भी जो वो लोग को गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर देखिए, लोकल अथॉरिटी रिलेटेड फंक्शंस को तो एग्जेम्पशन दे दिया था। अब कहीं कहीं ना लोकल अथॉरिटी सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट ना अलग से बोर्ड बनाता है। जैसे पहले ना वाटर सप्लाई हर जगह लोकल अथॉरिटी मैनेज करता था, बट देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स कि लोकल अथॉरिटी सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था। सो दे मेड इन दिल्ली जल बोर्ड, और ऐसे ही बैंगलोर में भी है BWSSB। दीज आर सेपरेट बोर्ड्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे दिल्ली जल बोर्ड का मेन काम क्या है? वाटर। अब ये दिल्ली जल बोर्ड इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, बट ये काम वही कर रहा है 243G 243W ऑफ वाटर सप्लाई। अब ये जब कोई सर्विस लेगा तो क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए? अगर गवर्नमेंट वही सर्विस लेगा पानी वाला तो गवर्नमेंट पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, प्योर सर्विस और कॉम्पोजिट। तो दिल्ली जल बोर्ड पे लगना चाहिए क्या? गवर्नमेंट ब्रॉट इन वन मोर एंट्री कि ये गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर प्योर सर्विस, अगर वो लोग 243G 243W का काम कर रहे हैं, लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, slum improvement and development. So then these governmental authorities receiving services will also enjoy a exemption. फिर इस पे ही एक सर्कुलर आया था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, क्या उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगा? द आंसर इज येस, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके, देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। देखिए, पहले तो एग्जेम्पशन इज फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर कवर्ड। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। फर्स्ट वन इज प्री स्कूल एंड अप टू हायर सेकेंडरी, 12th स्टैंडर्ड तक। फिर सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अ करिकुलम टू ऑब्टेन a qualification recognized by law। मतलब आपके डिग्री कॉलेजेस, ICI ये सब कवर हो जाते हैं यहाँ। सर जेके शाह क्लासेस नहीं, जेके शाह क्लासेस दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ करिकुलम। द मोमेंट इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ करिकुलम एग्जेम्पशन मिल जाता। एंड थर्ड वन इज एनी कोर्स अप्रूव्ड बाय NCVT SCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब एक बार आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन गए तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो टू स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी एंजॉयज अ एग्जेम्पशन। कोई भी सर्विस टू स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी, टू इट्स स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी। अगर किसी और को प्रोवाइड करोगे देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल। जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक HDFC बैंक का ATM है, तो बैंक इज पेइंग रेंट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टैक्सेबल। अब बाय इज जनरली एग्जेम्प्ट, तो गवर्नमेंट ने ना परचेजेस पे भी वो लोग को एग्जेम्पशन दिया है। पर जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमने पहले देखा था, क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं। बट एडमिशन या एग्जामिनेशन का कोई सर्विस अगर कोई ले रहे हैं, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर वगैरह, एडमिशन या एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विस जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट ले रहा है देन इन दैट केस व्हेन दे आर टेकिंग इट, इट विल बी एग्जेम्प्ट। फिर ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी सर्विस,
ये चारों को भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है। हाँ क्या सर? हाँ। और फिर आता है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, सब्सक्रिप्शन टू ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्ट। बाकी कुछ लेंगे तो सब टैक्सेबल। अब दिस वन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब ये तीनों 1 2 3 एडमिशन या एग्जामिनेशन कोई भी लो सबको मिलेगा। बट ये ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, हाउस कीपिंग, दिस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 मतलब प्री स्कूल एंड अप टू हायर सेकेंडरी, बाकियों को नहीं मिलेगा। कितना बुरा है ये! क्या दूसरों को ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी नहीं चाहिए क्या? टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज रॉन्ग, बट लॉ में यही लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज खाली कैटेगरी 1 को मिलेगा। उसमें भी हाउस कीपिंग एंड सिक्योरिटी शुड बी इन द प्रीमाइस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रीमाइस के अंदर होना चाहिए, बाहर होगा तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। हार्श। एंड ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, ये एग्जाम्पशन मिलता है सिर्फ कैटेगरी 2, मतलब वो ICI वगैरह को ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बाकी प्री स्कूल को ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सो दिस हैज़ बीन डन। सर व्हाट अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स, आर दे एजुकेशन इंस्टीट्यूट? यस, दे आर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड व्हाट अबाउट एनी टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट होल्ड करता है, वो they will also be regarded as education institute for the limited purpose of conduct of entrance exam. बट सर अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट हैज सेड। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं देन इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन, देयर इज नो GST एप्लीकेबल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ना पहला चीज जो होता है वो है सेक्टर्स। रोड ना GTA एंड कुरियर एजेंसी इज टैक्सेबल, बट अदर देन GTA एंड कुरियर एजेंसी इज एग्जेम्प्ट। जैसे इंडिविजुअल ट्रक ड्राइवर, वो लोग को सब एग्जेम्पशन मिलता है, उन लोग पे GST नहीं लगता है। अब फिर GTA ने भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट हम लोग को भी कुछ दे दो, तो गवर्नमेंट ने कहा GTA व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन और स्पेसिफाइड पर्सन, तब तो टैक्सेबल अंडर RCM। और ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है सर? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तब तो ये लोग पे करेंगे। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन तो ऊपर कवर्ड है, दिस विल बी एक्सेप्ट। तो अगर आप GTA की सर्विस लेते हो एग्जेम्प्ट, अगर JK शाह क्लासेस GTA की सर्विस लेता है तो JK शाह क्लासेस हैज टू पे टैक्स अंडर RCM। फिर आता है रेल कंप्लीटली टैक्सेबल, बट ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो रेल वेसल GTA से एग्जेम्प्ट है। कुछ गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स है, बट इंडिया में ही ट्रांसपोर्ट होना चाहिए तभी एग्जेम्पशन मिलता है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ गुड्स एंजॉय अ स्पेशल एग्जेम्पशन। फिर वेसल या एयरक्राफ्ट, देखो वेसल या एयरक्राफ्ट, इंडिया वेसल तो सारा टैक्सेबल है। अगर गुड्स इंडिया से इंडिया जा रहा है टैक्सेबल, इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो भी टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया से इंडिया जा रहा है तो भी टैक्सेबल। बट एयरक्राफ्ट इंडिया से इंडिया टैक्सेबल, अगर गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया से इंडिया आ रहा है देन इट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन, क्योंकि यहाँ ना
उन गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन पे कस्टम्स लग जाता है, तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ रिलीफ। सर फिर वेसल को भी देना चाहिए ना। वेसल ऑपरेटर्स ने रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट इसको टैक्सेबल कर दो ताकि हम लोग फुल आईटीसी ले सके अपने परचेजेस पे, तो गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल कर दिया था। तो वेसल तो सारा टैक्सेबल है, एयरक्राफ्ट आउटसाइड इंडिया से इंडिया एक एग्जेम्पशन है। इनलैंड वाटरवेज एंजॉयज अ फुल एग्जेम्पशन। Sir, what's the difference between vessel and inland waterways? Inland waterways is within the landmass of India, like Kerala backwater rivers. ये inland waterways हो गया अगर ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, यहाँ मुंबई है, यहाँ चेन्नई है। अगर यहाँ से यहाँ गुड्स जा रहा है तो सर, अगर मुंबई से चेन्नई जा रहा है ना, तो मुंबई से चेन्नई यहाँ से जाएगा। दिस इज नॉट इनलैंड वाटरवेज, दिस विल बी टैक्सेबल। ये वेसल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है सर। अब कौन से ऐसे गुड्स है जो रेल वेसल जीटीए से भेजेंगे तो कभी टैक्स नहीं लगेगा? अब पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज सुबह ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सो आई हर्ड अबाउट इंडिया चाइना डिस्प्यूट नियर द बॉर्डर्स। तो मेरे को लगा कि अगर ऐसे ही बढ़ते रहा डिस्प्यूट तो वी विल हैव टू सेंड रिलीफ मटेरियल टू बॉर्डर्स, डिफेंस इक्विपमेंट भी भेजना पड़ेगा। अब व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, माय मदर गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब वो मिल्क में ना सॉल्ट था, बट मैं पी लिया, मदर ने दिया था। फिर फूड ग्रेन्स भी दिया, फूड ग्रेन्स भी मैंने खा लिया। आफ्टर दैट फूड ग्रेन्स किस चीज़ से आता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर या फर्टिलाइजर्स? सर ऑर्गेनिक मैन्योर। फिर मैं क्लास में आ गया, तो क्या सर, ये सारे प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, बट याद रखना खाली रेल वेसल जीटीए, कुरियर एजेंसी और एयरक्राफ्ट से ये सब भी भेजोगे तो भी टैक्सेबल होगा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, देन बॉर्डर पे रिलीफ मटेरियल भेजना पड़ेगा, डिफेंस इक्विपमेंट भी भेजना पड़ेगा। देन माय मदर गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क जिसमें सॉल्ट था, फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स में इंक्लूडिंग राइस, पल्सेस एंड फ्लोर, आटा। फिर ऑल दिस कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी ग्रोन विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब रेल वेसल जीटीए से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन, ठीक है। ओके, अब सेवेंथ सेक्टर विच वी आर गोइंग टू डील विथ इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में ना पहले बात करते हैं बस का। देखिए, बस दो तरह के होते हैं, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज AC buses are taxable, non-AC buses are exempt. कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी AC buses taxable है, non-AC buses are exempt, but if it is for tourism, charter और हायर, अगर टूरिज्म, चार्टर और हायर के लिए है देन इट विल बी टैक्सेबल। स्टेज कैरेज पब्लिक बसेस विच स्टॉप एट ईच स्टेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉर्मली प्री बुक्ड बैंगलोर टू दिल्ली, बैंगलोर टू हैदराबाद बस सर्विस। देन लेट्स टॉक अबाउट एरोप्लेन। सर फ्लाइट्स आर टैक्सेबल, but if the flight is starting or terminating in northeastern states including Bagdogra in West Bengal, then in that case there is a exemption, but याद रखना खाली economy class के लिए exemption है, business class tickets के लिए नहीं है। फिर आता है रेल
AC या फर्स्ट क्लास will be taxable. Non-AC will enjoy a exemption. Then we have vessel. Vessel, if it is used for public transport, then in that case it is exempt. If it is used as a cruise, then in that case it is taxable. फिर चलिए बात करते हैं ऑटो का. ऑटो इज एग्जेम्प्ट. फिर कैब्स का बात करते हैं. मीटर्ड कैब इज एग्जेम्प्ट. रेडियो टैक्सी आपका ओला उबर जहाँ GPS टेक्नोलॉजी यूज होता है इज टैक्सेबल. अदर कैब्स इज ऑल्सो टैक्सेबल. कोई एग्जेम्पशन नहीं है. वो टूर एंड ट्रैवल वाले रहते हैं ना कि 2 दिन के लिए यहाँ घूमने जाना है, 4 दिन के लिए यहाँ घूमने जाना है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल. बट सर अगर कैब वाले का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है तब तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन ले लेना है. दैट इज ट्रू फॉर एनी टैक्सेबल गुड्स और सर्विस. फिर मेट्रो मोनोरेल एंजॉय एग्जेम्पशन. फिर ट्रैमवे इज एग्जेम्प्ट. एरियल ट्रैमवे और रोपवे और केबल कार जो वैष्णो देवी वगैरह में है, एरियल ट्रैमवे ऊपर, दैट इज़ फॉर टूरिज़्म. उसके लिए एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है. एंड वायबिलिटी गैप स्कीम के लिए जो टायर 2 टायर 3 छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से जो फ़्लाइट स्टार्ट हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट थोड़ा सा अमाउंट पे करता है ताकि फ़्लाइट वाले थोड़ा प्राइजेस कम रख सके, तो जो गवर्नमेंट पे करता है दैट विल एंजॉय एन एग्जेम्पशन. जो कंज्यूमर पे कर रहा है दैट विल बी लायबल टू GST. व्हाट अबाउट हेलीकॉप्टर सर? टैक्सेबल. व्हाट अबाउट इनलैंड वाटरवेज? इनलैंड वाटरवेज अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है एंड दैट्स वाई इट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. एक और चीज़ याद रखिएगा, ये A, E एंड F ये 3 इफ इट इज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, where they are required to pay tax under 9(5), then in that case it will be taxable. मतलब अगर आप ऑटो डायरेक्टली बुक करेंगे तो exempt, मतलब डायरेक्टली लेंगे तो exempt. अगर आप ओला उबर ऐप पे बुक करेंगे देन ओला उबर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5) एज अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर. देन इन दैट केस ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. इट विल बी टैक्सेबल बिकॉज ओला उबर विल हैव टू पे द टैक्स. सेम वे रेड बस अगर आप रेड बस पे ये बुक करेंगे नॉन AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज तो टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज रेड बस को GST पे करना है. समझ में आया? ओके. फिर एक छोटा सा सेक्टर आता है एग्रीकल्चर. अब ध्यान से देखिएगा. एग्रीकल्चर इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एग्रीकल्चर इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. देखिए एग्रीकल्चर का आउटपुट क्या होता है? गुड्स. क्या हम गुड्स रिलेटेड एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं? नहीं. अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज जो एक फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट लेता है. जैसे लैंड रेंट पे लिया, मशीन रेंट पे लिया, फार्म लेबर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, साइंटिफिक रिसर्च, हार्वेस्टिंग या कल्टीवेशन रिलेटेड सर्विसेज, देन टेस्टिंग ऑफ सॉइल, ट्रेनिंग टू फार्मर्स, कमीशन एजेंट की सर्विस, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से सर्विस लिया, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है. ये जितने भी सर्विसेज वो ले रहा है दिस विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन.
बट इट शुड बी फॉर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन तो हमें पता है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड and rearing of animals except rearing of horses for food, fiber, fuel or other similar products. Agriculture produce is the primary produce on which no processing is done or some processing is done, which is usually done by the cultivator and does not change the essential characteristic of the product. अगर essential characteristic change हो रहा है तो it will not be a agriculture produce. जैसे पैडी से राइस, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, राइस इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट राइस के लिए एक स्पेशल एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट ने कहा है राइस का ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग विल बी एक्सेम्प्ट। बट व्हाट अबाउट कमीशन एजेंट ऑफ राइस, बाकी कोई सर्विस लोगे राइस रिलेटेड तो दैट विल बी टैक्सेबल। सर व्हाट अबाउट पैडी से राइस को कन्वर्ट करेंगे तब, ये प्रोसेसिंग जो हो रहा है दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल क्योंकि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। सर अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है देन इट विल बी इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर बीइंग अ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एंजॉयज अ एग्जेम्पशन। फॉर एग्जाम्पल डीहस्किंग ऑफ व्हीट। अब डीहस्किंग ऑफ व्हीट, व्हीट को ऐसे उछालते हैं, व्हीट का हस्क अलग हो जाता है और व्हीट नीचे रह जाता है, दैट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस विच विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन। फिर पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, ripening of fruits and vegetables also enjoys a exemption. फिर cereals, pulses, fruits, vegetables का warehousing will be exempt क्योंकि cereals and pulses ना, जैसे दाल वगैरह जो होते हैं, जैसे ही आप पॉलिश करते हो या कट करते हो इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट फिर भी सीरियल्स एंड पल्सेस के वेयर हाउसिंग को गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है। इनफैक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो बैम्बू, सैंडलवुड, ये सब का वेयर हाउसिंग ऑल्सो एंजॉयज अ एग्जेम्पशन। सो दिस वाज अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सर अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर सर्विस एंड चैरिटी। बस 3 ही डिस्कशन बचे, हेल्थ केयर सर्विस एंड चैरिटी। अब हेल्थ केयर सर्विस इज एग्जेम्प्ट व्हेन प्रोवाइडेड बाय 3 persons। याद रखना कहाँ प्रोवाइड किया है वो मैटर नहीं करता है, कौन प्रोवाइड किया है वो मैटर करता है। इफ दीज 3 persons आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस देन इट इज एग्जेम्प्ट। कौन है सर वो 3? ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, पैरामेडिक्स, सपोर्ट स्टाफ। अब कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी अगर नेसेसिटी होगा देन इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन, अगर लग्जरी है देन इट विल बी टैक्सेबल। जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन टैक्सेबल, पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो प्लास्टिक सर्जरी किया, एक्सेप्ट। एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन enjoys a exemption, doesn't matter who is providing it। अगर एम्बुलेंस सर्विस दिया जा रहा है तो उस एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा सर? नहीं, एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन वेटरिनरी क्लिनिक, वेटरिनरी क्लिनिक एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए उनको भी एग्जेम्पशन मिलता है। अब सर ये तो ज़्यादातर एग्जेम्प्ट हो गया। हाँ, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि मैं रूम चार्जेस को टैक्स करूँगा। देखो बाकी चीज़ टैक्सेबल नहीं है बट रूम चार्जेस, रूम के अंदर जो हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हो उस पर टैक्स नहीं कर रहे हैं। रूम चार्जेस अगर मोर देन 5000 पर डे है तो इट विल बी टैक्सेबल। बट अगर आईसीयू रूम है, सीसीयू रूम है, एनआईसीयू रूम है, आईसीसीयू रूम है
तो कितना भी अमाउंट लेने दो, इट विल एंजॉय एन एग्जेम्पशन. इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के लिए न्यूबॉर्न, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, ये सब के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ठीक है सर. व्हाट अबाउट फूड सप्लाइड टू पेशेंट, वो हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है, इट विल एंजॉय एन एग्जेम्पशन. व्हाट अबाउट फूड सप्लाइड टू आउट पेशेंट, जो खाली एक हेल्थ चेकअप के लिए आया था और कैंटीन से वड़ा पाव खा रहा है, या डॉक्टर, नर्सेस और जो विजिटर्स है वो लोग इडली डोसा खा रहे हैं कैंटीन में, दैट विल बी टैक्सेबल बिकॉज ओनली फूड सप्लाई टू इन पेशेंट इज एग्जेम्प्ट बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई देयर इज हेल्थ केयर सर्विस. ठीक है. अब बात करते हैं चैरिटी की. देखो, चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो लोग को इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1023. तो चैरिटेबल ट्रस्ट जब कोई सर्विस देता है, देन इट इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज वन ऑफ दीज 4 एक्टिविटीज. बट याद रखना, टू चैरिटेबल ट्रस्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल. ये कौन से 4 एक्टिविटीज है सर? एक तो है पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, दैट इज दोज नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, bringing a person out from drug etc. Yeah, those centers where family planning, HIV, AIDS, particular are given, that is one charitable activity. वो लोग बहुत चार्ज करते हैं. Then advancement of religion, spirituality, yoga, this also enjoys an exemption. सारे बाबा covered है. Then education to orphaned, homeless children और rural area more than 65 years, उनको education that is exempt, ये third वाला है. और fourth is preservation of environment including wildlife, forest and watershed. तो ये 4 activities will enjoy an exemption. Plus गवर्नमेंट ने ओल्ड एज होम को भी बेनिफिट दिया है. If they are charging up to 25,000 per month per member, and फिर associations को भी exemption दिया है if they are charging up to 1,000 per year as membership fees. then वो समर कैंप होते हैं ना, तो recreational activities, in relation to art and culture by an individual and sports by an entity registered under 12AA और 12AB. तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है, आर्ट्स एंड कल्चर और स्पोर्ट्स में डिफ्रेंशिएट करना. देन वी हैव रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, उनको भी एग्जेम्पशन मिलता है बिकॉज वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रिंगिंग पर्सन्स आउट ऑफ ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग एक्सेट्रा, उनको भी एग्जेम्पशन मिलता है. एंड लास्ट रिलीजियस प्लेस. देखो रिलीजियस प्लेस ना अपना आजू बाजू का जगह रेंट पे दे सकता है, आजू बाजू के जगह को बोलते हैं प्रिसिंक्स. सो रिलीजियस प्लेस इफ दे आर गिविंग अ शॉप ऑन रेंट फॉर 10,000 or more per month, then taxable. That means 9999 exempt. या रूम्स, अंदर रूम्स है धर्मशाला के 1,000 or more per day, then it is taxable. 999 exempt. फिर हॉल्स, कम्युनिटी हॉल जहाँ मैरिज वगैरह के अलाउ करते हैं, 10,000 और मोर पर डे अगर चार्ज कर रहे हैं, देन इट विल बी टैक्सेबल. तो गवर्नमेंट इज़ लाइक ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो मेरे को भी थोड़ा दे दो, एकदम कम चार्ज कर रहे हो तो नो इश्यूज़, आई विल नॉट टेक इवन अ सिंगल रूपी. एंड देन पंडित जी, प्रीस्ट,
conduct of religious ceremony enjoys a full exemption, no tax at all. No tax sir, no. Religious ceremony conduct करने के लिए जो भी पे किया है that will enjoy a full exemption, not even a single rupee will be taxed. ठीक है सर. Then we move on to financial sector. छोटा सेक्टर है बट इम्पोर्टेंट सेक्टर है. फाइनेंशियल सेक्टर में ना देखो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मारवाड़ी गुजराती सब आ जाते हैं. इसमें ना जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है कहीं भी या इंटरेस्ट पे होता है, ये सारे इंटरेस्ट एंजॉय एन एग्जेम्पशन. खाली 2 इंटरेस्ट टैक्सेबल है. एक तो है क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट एंड देन इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई. अगर अंडरलाइंग सप्लाई टैक्सेबल है तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्सेबल. ये 2 टैक्सेबल होते हैं, बाकी सारे इंटरेस्ट एंजॉय अ एग्जेम्पशन. What about bill discounting का discount sir? That is also a form of interest. It will enjoy an exemption. Exchange of foreign currency amongst banks and banks and authorized dealers enjoys an exemption. But वो लोग जब जनरल पब्लिक को बेच के कुछ कमीशन चार्ज करेंगे then that will be liable to GST. ठीक है सर. Then बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑल्सो एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. कोई भी चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा. फिर आता है बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट. बिजनेस फैसिलिटेटर इज अ मार्केटिंग एजेंट जो जाके कन्विंस करता है लोगों को बैंक अकाउंट खुला लो. Business correspondent is someone who will set up a small place in that rural area and will allow deposit and withdrawal. क्योंकि छोटे रूरल एरियाज में पॉसिबल नहीं है कि पूरा बैंक ब्रांच सेटअप करो, तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक छोटा सा जगह खोलेगा जहाँ डिपॉजिट भी अलाउड होगा, विड्रॉल भी अलाउड होगा विथ 1 OTP. तो ये दोनों ना कमीशन चार्ज करते हैं ये सब सर्विस देने के लिए. किससे चार्ज करते हैं सर? बैंक से. अगर बैंक से ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं फॉर अ बैंक इन रूरल एरिया देन इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन. इनफैक्ट ये लोग जो एजेंट अपने नीचे इशू करेंगे, अपॉइंट करेंगे ना, ये एजेंट भी थोड़ा कमीशन लेंगे. ये एजेंट के कमीशन भी एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड the bank it is related to a bank branch in rural area. सर अर्बन एरिया हुआ तो ये सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे. ये इतना सक्सेसफुल रहा कि गवर्नमेंट ने और एक एग्जेम्पशन दिया, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट चार्जिंग कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेलिंग इंश्योरेंस इन रूरल एरिया विल ऑल्सो एंजॉय अ एग्जेम्पशन. Very wide entries for business facilitator and business correspondent. ठीक है. अब हम आते हैं लास्ट सेगमेंट पे, मिसलेनियस एंट्रीज. अब बहुत सारे एंट्रीज है मिसलेनियस एंट्रीज में, हम लोग इम्पोर्टेंट एंट्रीज बोल के डिस्कस करेंगे. अब टोल चार्जेस एंजॉयज एन एग्जेम्पशन. ओवरलोडिंग चार्जेस हुआ या डबल टोल हुआ वो भी एग्जेम्प्ट होगा. Transmission and distribution of electricity enjoys a exemption. Arbitral tribunal to other than business entity exempt. To a business entity whose last year turnover is below registration limit exempt. ये लोग गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को सर्विस देंगे तो भी exempt. एडवोकेट को भी ये 3 एग्जेम्पशन मिलते हैं. बट एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस देंगे हुज टर्नओवर इज मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट टैक्सेबल अंडर RCM, बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा. सीनियर एडवोकेट टू एडवोकेट
check the registration limit of the recipient advocate. If it is more than registration limit, taxable under RCM, less than registration limit, exempt. बट अगर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विस देगा, exempt, बिकॉज वन एडवोकेट टू अनदर एडवोकेट, प्लेन एग्जेम्पशन दिया हुआ है, वहाँ सीनियर एडवोकेट को एक्सक्लूड नहीं किया है. देन यू हैव फॉरेन टूरिस्ट को अगर कोई सर्विस देता है, टूर ऑपरेटर. देखो टूर ऑपरेटर अगर सर्विस देता है टू अ फॉरेन टूरिस्ट फॉर अ टूर होली आउटसाइड इंडिया, अगर पूरा टूर होली आउटसाइड इंडिया है देन एग्जेम्प्ट. अगर पूरा टूर इन इंडिया है देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल. अगर पार्टली इन इंडिया है पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया का जितना पार्ट है उसको एग्जेम्पशन मिलेगा. आउटसाइड इंडिया के पार्ट को एग्जेम्पशन मिलेगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज एंड कंपेयर इट विथ 50% ऑफ टूर वैल्यू विच एवर इज लोअर. और जब भी आवरली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इज 3 days 4 hours, तो अगर 12 hours और मोर रहेगा तो उसको 1 day लेना, लेस देन 12 hours को हाफ डे लेना. बट अगर हाफ डे दिया हुआ है तो तुम कुछ मत करना, हाफ डे को हाफ डे ही लेना, उसको 12 hours में कन्वर्ट करके उसको 1 day मत कर देना. जस्ट बी केयरफुल. डे में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आवर्स में दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डे. उसके बाद अगर इंडियन टूरिस्ट को दोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा. फिर बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया विल एंजॉय एन एग्जेम्पशन. देन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो मेंटेनेंस चार्ज करते हैं अप टू 7,500 पर मंथ, इट इज़ एग्जेम्प्ट. उससे ज़्यादा होगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. अगर एसोसिएशन कोई सर्विस ले रहा है जो एग्जेम्प्ट है और फिर मेंबर से उसका रीइंबर्समेंट लेता है तो वो रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि अगर एसोसिएशन जो सर्विस ले रहा है वो एग्जेम्प्ट है तो रीइंबर्समेंट भी एग्जेम्प्ट है. ट्रेड यूनियन कोई भी फी चार्ज करेगा मेंबर से तो जीएसटी नहीं लगेगा. एडमिशन टू म्यूजियम, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, एनी अमाउंट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. फिर सर्कस, डांस, ड्रामा, अवार्ड फंक्शन, recognize sporting event other than recognized sporting event, concert, musical performance, pageant, ये सब का इंक्लूडिंग प्लानिटोरियम अगर एंट्री फी 500 तक है देन इन दैट केस 500 पर पर्सन विल एंजॉय एन एग्जेम्पशन. उससे ज़्यादा रहेगा पूरा टैक्सेबल. अगर क्वेश्चन आ जाता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का तो इफ इट इज़ क्लासिकल और आर्ट plus up to 1.5 lakh per performance then it will enjoy an exemption. दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो टैक्सेबल. एंड इफ ही इज वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट अ ब्रांड तब तो वो टैक्सेबल ही होगा, तब कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. फिर प्लेयर, अंपायर, रेफरी, टीम मैनेजर, कोच, ये 5 लोग जब रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब एग्जेम्प्ट है. और एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को प्रोवाइड करेगा तब भी एग्जेम्प्ट है. पर ये लोग कोई ऐड करेंगे या फ्रेंचाइज को सर्विस देंगे आईपीएल में देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल. स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सर करना एग्जेम्प्ट है इफ द पार्टिसिपेटिंग टीम रिप्रेजेंट्स अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री. आईपीएल नहीं, you are not representing your district, state, zone, country, you are representing your franchise, so it will be taxable. फिर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, सिविल सर्विस के बोर्ड, ये लोग का भी स्पोर्टिंग इवेंट स्पॉन्सर करना enjoys an exemption including national games. Then there are entries related to public convenience, exempt. Public library by way of lending of books, exempt. Independent journalist enjoys an exemption. Life insurance scheme, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सारे योजना एग्जेम्प्ट है. फिर जनरल इंश्योरेंस के स्कीम में हट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, स्कीम फॉर ट्राइबल वुमेन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसीज,
निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब भी enjoys a exemption. Life micro insurance meaning small insurance. Micro कितना small, where the amount is up to 2 lakh rupees sum assured, that will also enjoy a exemption. फिर any scheme which is approved by National Skill Development Corporation will not be liable to GST. In fact their training partners and जो सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं उनको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट डिस्कशन वाज विथ रिगार्ड टू, ये याद रखना कि RBI, सेबी, IRDA, GST नेटवर्क, ये लोग के सारे सर्विसेज टैक्सेबल है. बट ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, वो ग्रुप इंश्योरेंस ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड्स, all these schemes enjoy an exemption. Artificial insemination of livestock enjoys a exemption, but if it is for horses, अगर horses के लिए, then in that case it will be liable to GST. there is no exemption which is given. फिर the next discussion which we had was basically when you talk about Hajj pilgrimage, Hajj committee organizing Mecca or Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited and arranging Kailash Mansarovar, that also enjoys a complete exemption. There is no GST applicable. So these were the service related exemptions which you learn in your syllabus. एक बार और गो थ्रू कीजिएगा सारे एग्जेम्पशन जिस बुक से आपने पढ़े हैं. यू विल गेट अ गुड रिकॉल ऑफ ऑल दीज एग्जेम्पशंस.